अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर ख़वातीन को उनके हस्बैंड ख़र्चा वगैरह नहीं देते या मार पीट के घर से निकाल देते हैं और दोबारा बसाने के लिए भी तैयार नहीं हैं, हालांकि दोनों फ़रीक़ैन की हस्बैंड और वाइफ की औलाद भी है और बच्चे हैं, उनका एक स्कूल सिस्टम चल रहा है, उनके मेंटेनेंस के मामलात वगैरह हैं, तो औरत के पास ऐसी क्या रेमेडी है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सके और अपने घर का सिस्टम वगैरह चला सके। ऐसी सूरत हाल में जहाँ हस्बैंड औरत को मार पीट के घर से निकाल दे या उसको डिज़र्ट कर दे, उसका खर्चा ना दे, उसको उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड ना करे, उसको कपड़े लेके ना दे, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना करे, तो हमारा लॉ जो है औरत को फैमिली कोर्ट्स का रास्ता दिखाता है कि फैमिली कोर्ट्स में आप रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। रेमेडीज़ में क्या क्या अवेल कर सकती है खातून? डोवर क्लेम कर सकती है, जिसे आप महर कहते हैं, हक महर, कि अगर वो अभी तक हस्बैंड ने नहीं दिया औरत को, जो कि अभी भी ज़िम्मे है आदमी के, तो वो उसे क्लेम कर सकती है फैमिली कोर्ट के थ्रू। डोरी आर्टिकल्स क्लेम कर सकती है एक औरत अपने हस्बैंड से। डोरी आर्टिकल्स क्या है? वो सामान जहेज़ जो बवक्त शादी बवक्त निकाह एक औरत अपने ससुराल लेके आई थी अपने मेके से, वो सारे आर्टिकल्स जिसके अंदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, तलाई जेवरात सोने के चांदी के हों या किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो, वो क्लेम कर सकती है। कोई वो फ्रिज लेके आई है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, टीवी, एसी वगैरह वगैरह, कोई फर्नीचर लेके आई है अपने मेके से ससुराल, वो भी क्लेम कर सकती है। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्लेम नहीं कर सकती, जैसे कि कपड़े हो गए या जूते हो गए या खाने पीने की अशिया। ये वो चीज़ें होती हैं जो कानून कहता है कि ये वियर एंड टीयर में आती हैं और ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो कपड़े, कर्टन्स, रज़ाइयाँ, ये क्लेम नहीं किए जा सकते, इवन के लहंगे वगैरह भी। फिर भी वकला हजरात लिख देते हैं अपने दावे के अंदर, जब ख़वातीन उनको अप्रोच करती हैं एज अ क्लाइंट, लेकिन वो आपको मिलते नहीं। आप फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस और ऐसी टेंजिबल चीज़ें जो कि रहने वाली हैं, जेवरात वगैरह, जैसे कि मैंने बताया, आप जहेज़ की मद में वापस क्लेम कर सकते हैं। और अगर जहेज़ अपनी असली हालत में नहीं रहा हुआ, आदमी ने औरत को घर से निकालने के बाद उस जहेज़ को बेच डाला है या ख़त्म कर दिया है या आगे पीछे कर दिया है, तो आप एक अल्टरनेट वैल्यू ऑफ द डोरी आर्टिकल्स, यानी मुतबादल उसकी जो रकम है टोटल, जो आपके मुताबिक कितनी रकम का जहेज़ था, वो क्लेम कर सकती हैं कोर्ट से कि हमें वो रकम दिलाई जाए। जैसे कि अगर आपने दावा दायर करते वक्त एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, जहेज़ की चीज़ों की एक लिस्ट जो थी दावे के साथ अटैच की थी कि मेरी ये चीज़ें हैं, अब हुआ ये कि आदमी के पास वो चीज़ें नहीं हैं या उसने बेच दी हैं या आगे पीछे कर दी हैं, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसकी जो अल्टरनेट अमाउंट है, जैसे कि वो 10 लाख की हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख रुपीज़ जो है आदमी को, औरत को देने पड़ेंगे। सो ये बहुत सारी रेमेडीज़ में से एक ये भी है कि आप अपना जहेज़ क्लेम कर सकती हैं। इसके अलावा आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। मेंटेनेंस जिसे खर्चा नान नफ़का कहते हैं, इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी नान नफ़के की जो ज़िम्मेदारी है वो सरासर आदमी की ज़िम्मेदारी है। और ख़र्चा नान नफ़का ना सिर्फ उसने अपनी बीवी का अदा करना है, बल्कि उसने बच्चों का भी अदा करना है, चाहे बच्चे एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, बच्ची है या बच्चा है, उसकी कफ़ालत का, नान नफ़का का, उसके शेल्टर का, एजुकेशन एक्सपेंसेस का, बच्चा छोटा है तो दूध पिलाई का, उसके बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फाइनेंशियल ज़रूरियात हैं, वो पूरा करना हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। और औरत की फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करना, अगर वो उसके निकाह में है, तो वो आदमी की ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। तो औरत जो है मेंटेनेंस की रेमेडी भी फैमिली कोर्ट से क्लेम कर सकती है कि मेरी पर मंथ की ज़रूरियात, फाइनेंशियल नीड्स इतनी हैं और मेरे बच्चों की फाइनेंशियल नीड्स इतनी हैं, बच्चों की तादाद इतनी है, वो स्कूल जाते हैं तो दावे के साथ स्कूल के सर्टिफिकेट लग जाएंगे, और अगर वो छोटे हैं तो उनकी एज का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगा होगा, दूध पीते बच्चे हैं वगैरह वगैरह। जो मेंटेनेंस औरत की होगी वो उसको उस टाइम नहीं मिलेगी, वो
प्रॉपर ट्रायल में साबित करना पड़ेगा औरत को कि मैं ओबीडियंट वाइफ की तौर पे रह रही थी साथ, आदमी ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला है, मैं एक डिसओबीडियंट वाइफ नहीं हूँ, इसलिए लिहाजा मैं खर्चा का हकदार हूँ, खर्चे की हकदार हूँ। जबकि जो बच्चे होंगे उनका इंटरम खर्चा फौरी तौर पे लग जाएगा, उसके लिए पूरे ट्रायल का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही दावा दायर किया जाता है तो दूसरी या तीसरी तारीख के ऊपर आदमी को कोर्ट ऑर्डर कर देती है, बच्चों के बाप को कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप इंटरम खर्चे की मद में जो पर मंथ नीड्स हैं वो बच्चों का खर्चा देना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, अगर एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है हस्बैंड, जो बहुत ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, तो कोर्ट ऐसे हस्बैंड को ऑर्डर करेगी कि आप 4000 से 5000 पर मंथ बच्चों को, अगर एक बच्चा है, ये एक बच्चे का खर्चा मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे को आप 4000 रुपीज़ जो है पर मंथ देंगे हर महीने जब तक कि ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। और ट्रायल के बाद जब वो केस कंप्लीट हो जाएगा तो शायद कोर्ट इससे भी ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर दे। बच्चों का खर्चा तुराने केस ही लग जाता है, जो पर मंथ आदमी है कोर्ट के अंदर, आदमी जो है कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कराया करेगा और वाइफ जो होगी उसकी वसूल करके बच्चों की नीड्स पे पूरा करेगी। जबकि वाइफ को अपना खर्चा हस्बैंड से उस वक्त नहीं मिलेगा, वो ट्रायल के एंड में मिलेगा। ये जो इंटरम खर्चा है, कोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड को देखते हुए बच्चों का फिक्स करेगी। अगर बाप जो है बच्चों का या हस्बैंड ऑफ द वाइफ वेल ऑफ है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। अगर वो बहुत गरीब है तो खर्चा मुमकिन है कि काफ़ी कम लगे। ये टोटल डिपेंड करता है अपॉन द नीड्स ऑफ द क्लेमेंट्स, अपॉन द नीड्स ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड ऑल्सो अपॉन द नीड्स अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। तो उसकी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि कितना खर्चा बच्चों का लगेगा। सो एक रेमेडी तो ये है। इसके अलावा अगर औरत को हस्बैंड के साथ नहीं रहना, अब वो अलग होना चाह रही है, अब वो समझती है कि मेरा जहन इसके साथ नहीं मिलता, या मुझे इससे नफ़रत हो गई है, या वो समझती है कि ये इम्पोर्टेंट है, या वो समझती है कि ये इस काबिल नहीं रहा कि इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकूं, कोई भी रीज़न देख के जो सूटेबल रीज़न है वो कोर्ट में जमा करा के बता के अपने दावे की शक्ल में डाइवोर्स भी सीख कर सकती है, या जिसे आप कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो खुला अप्लाई कर सकती है, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि मेरी मैरिज यहाँ पे ख़त्म कर दी जाए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। सो एक रेमेडी ये भी है। और कोर्ट ने फेवर दी है, लॉ ने फेवर दी है ख़वातीन को और बच्चों को कि ये बहुत सारी रेमेडीज़ वो एक ही दावे के अंदर क्लेम कर सकते हैं, इनके लिए अलग अलग दावे करने की ज़रूरत नहीं। यानी ऐसा नहीं कि जहेज़ के लिए अलग केस करना पड़ेगा, हक महर के लिए अलग करना पड़ेगा, खर्चा नान नफ़क़े के लिए अलग करना पड़ेगा, तलाक के लिए अलग करना पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सारी रेमेडीज़ एक ही केस के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लास्टली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, औरत जो है बच्चों की डिलीवरी के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकती है। अगर कोर्ट में औरत ये साबित कर दे कि जब उसे आदमी ने गैर बात किया था, यानी अपने घर से निकाला था और उसके खर्चा नानफ़क़ा देना छोड़ दिए थे, और वो उस वक्त हामला हालत में थी, वो प्रेग्नेंट थी जब उसे हस्बैंड ने घर से निकाला था, और बच्चों की जो पैदाइश है वो औरत के मेके में जाके हुई है, और उसका खर्चा औरत ने या उसके पेरेंट्स ने बर्दाश्त किया, तो डिलीवरी के सारे एक्सपेंसेस वो बर्दाश्त करने का पाबंद होगा उसका हस्बैंड, चाहे उस वक्त उसने पे नहीं किए, लेकिन बाद में कोर्ट उससे लेकर देगी औरत को कि ये एक्सपेंसेस जो आपने उस वक्त बियर किए थे ये दर हकीकत आदमी की जिम्मेदारी थी। इसके लिए औरत को साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर रसीदात लगा के, मेडिकल रिपोर्ट्स लगा के, प्रिस्क्रिप्शंस लगा के कि ये पैदाइश कहाँ पे हुई, कौन सा हॉस्पिटल था, किसने अटेंड किया, अटेंडेंट्स कौन थे, वगैरह वगैरह। याद रखिएगा, हर चीज़ को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। आपके पास अच्छे विटनेस होंगे, अच्छी एविडेंस होगी, आप ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे कोर्ट को, तो आप केस जीत जाएंगे। अगर आप अच्छा कन्विंस ना कर पाए कोर्ट को, एविडेंस आपकी क्वालिटी की ना हुई, तो आप केस लूज़ कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।